नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे राजनीति की और राजनीति में कॉमेडी के बेताज बादशाह जिनके साथ टैग लगा हुआ है राहुल गांधी की। जैसे ही हम बोलते हैं आपको समझ में भी आ जाता होगा कि कॉमेडी के जो बेताज बादशाह है राजनीति में है उनमें सबसे ऊपर जो है वो राहुल गांधी का नाम आता है। लेकिन राहुल गांधी की अगर पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा-सा उलट है इसके साथ में। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बहुत इस तरह के इंसान होंगे। राहुल गांधी जो है वो बहुत अच्छे इंसान भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, आपने देखा होगा कि हर बार की उनकी कहानी यही बनती है कि वो चुनावों से पहले बहुत अच्छे वर्क करते हैं। जैसे अभी आपने देखा वो लोगों से मिलते हैं, किसानों से उन्होंने मिला, भारत जोड़ो यात्रा की। इसके अलावा वो पंचर की दुकान में चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाके कुली का जो है वो कुलियों से मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी होता है और ये वैसे राजनेताओं को ये चीज़ें करनी भी चाहिए। लेकिन राजनीति अपनी जगह होती है और ये चीज़ें अपनी जगह होती है। लेकिन जब हम राजनीति में उसमें देखते हैं तो फिर राहुल गांधी जो है जैसे ही इलेक्शन आते हैं, आपने देखा होगा चुनाव पास में आते ही जो है फिर ये कॉमेडी करना शुरू हो जाते हैं और अभी भी एक कॉमेडी हुई आपने देखा होगा। रायपुर में एक रैली की गई थी, वो रायपुर में जो है वो एक मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी जो है वो बोलते-बोलते और अक्सर देखा जाता है कि उनकी ज़ुबान जो है वो फिसल जाती है, लेकिन अब की बार ज़ुबान फिसली नहीं, वो थोड़े कन्फ्यूज़ दिखाई दिए। और उसमें जो है उन्होंने बोला कि राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है और फिर उसके बाद में जब पत्रकार वगैरह और जो जितने भी लोग थे वो हँसने लगे तो राहुल गांधी एक बार रुक के सोचते हैं कि उन्होंने बोला क्या है और फिर वो बोलते हैं कि सॉरी आ जा नहीं रही है, राजस्थान में आ रही है, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार है, वो जा रही है। और फिर वो बोलते हैं कि आप लोगों ने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नेता है, एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता जो अध्यक्ष वो सॉरी महासचिव भी रहे और आज भी अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम मात्र के अध्यक्ष है, लेकिन चलती राहुल गांधी की है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जातिगत जो जनगणना का जो मुद्दा था, उसमें राहुल गांधी ने कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन उनके ही जब दादी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की या नेहरू की सरकार थी, तो उन्होंने जातीय जनगणना को जो है वो देश का विभाजनकारी एक स्टेप बताया था और उन्होंने रोक लगा रखी थी। इससे पहले जो है वो जातिगत जनगणना नहीं हुई। अब जातीय जनगणना में भी जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो लोगों से उन्होंने खुद ही क्वेश्चन किया कि आप लोगों को पता है कि आप बेरोज़गार क्यों हैं? तो उन्होंने इसका लॉजिक दिया कि बेरोज़गारी के पीछे है कि आपको आपको पता है कि आपकी जाति में कितने लोग हैं? मतलब ये जातीय जनगणना को इसको ज़िम्मेदार बताया। अब जातीय जनगणना को जब उन्होंने इस बात के लिए बेरोज़गारी के लिए ज़िम्मेदार बताया, तो वो कहते हैं कि जिसका जितनी संख्या उसका उतना हक, अभी जो ये ट्रेंड में चल रहा है। अगर कोई उनसे ये पूछे कि जिन जातियों की जनगणना होती है और स्पेशली जो है वो एससी, एसटी, ट्राइबल्स की जो है वो जनगणना होती है, जातीय जनगणना में जो सेंसस जब जनगणना करता है तो इन जातियों की जनगणना ज़रूर करता है। तो क्या वो सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी या उनके पास सारे के सारे बिज़नेसमैन हैं या उनके पास एम्प्लॉयी है? तो ये रोज़गार है और ये देखने वाली बात है क्योंकि वहाँ पे भी बेरोज़गारी उतनी है, तो ये तर्क जो है उनका तर्कसंगत वैसे लगता नहीं है और ये इस कॉमेडी के लिए जाने भी जाते हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था वो कुंभाराम जब परियोजना की बात चल रही थी तो उसको कुंभकर्ण बोल दिया था, तो ये लगातार जो है इनके साथ होता ही है। और फिर भी जो कांग्रेस पार्टी है इनको आगे रखती है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में ये सब कुछ अच्छे करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है कहीं न कहीं इनकी स्टेप बैक होती है। अब स्टेप बैक होती है तो अब इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? राहुल गांधी खुद है या फिर इनके साथ में जो चलने वाले जो इनको स्क्रिप्ट राइटर है? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जहाँ तक है, बोलते वक़्त जो है वो होमवर्क सही नहीं करते। जहाँ ये सोचने वाली चीज़ें जो है अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो वो लगता है कि वो बिना होमवर्क किए जैसे उनको बताया जाता है वो उसको जो है वो वैसा ही बोलने की कोशिश करते हैं और यहीं पे आके जो है इनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है खड़ी। और अब जैसे-जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तारीखें की घोषणा हो गई और चुनाव की जैसे ही तारीखें घोषणा हुई, अब आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो रैलियाँ होगी, अभी आपने ये देखा था कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा की एक रैली थी, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे उनके भी ट्रोल किया गया था कि मेरी जो दादी थी इंदिरा गांधी, वो भी एक महापुरुष थी और उसके बाद में नहीं, वो पुरुष नहीं थी। तो ये जो है जनता इन चीज़ों को पकड़ती है और राहुल गांधी की जो है वो इमेज, स्पेशली जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, उन्होंने ऐसी तैयार कर दी कि ये कॉमेडी के बेताज बादशाह है। और फिर लोग जो है आपने देखा होगा उसके बाद में छोटे-छोटे उनके वीडियो को कट करके, एडिट करके जो है वो सोशल मीडिया पे चलाया जाता है, लोग मज़े लेते हैं। तो यहाँ पे राहुल गांधी को जो है
अगर कुछ करना है अच्छा, तो लगता है कि उनको जो है वो गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें वो पेश कर रहे हैं लोगों में, वो किस इमेज के वो साथ लेते हैं, कितने उन लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं और कितना जो है वो मजाक बनाते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है वो सोच के करनी चाहिए। और अभी जैसे इलेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इलेक्शन में अब तक राजस्थान में जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ओ में भी सर्वे जो आ रहे हैं, उनमें भी यही बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। मध्य प्रदेश में अब तक जो सर्वे आ रहे थे, तो सर्वे ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं आगे है, लेकिन अभी 4-5 दिन से अब जो है वो कांग्रेस बैकफुट पे है। और बैकफुट पे कांग्रेस कैसे है उसका एक हमने देखा भी है। अभी कमलनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया था श्राद्ध को लेके, और उसके बाद में कांग्रेस में कि मामा की अब जो है वो श्राद्ध, जो कि मौत का सौदागर, मामा का श्राद्ध, ये कई तरह की चीज़ें जो है वो राजनीति में, क्योंकि बयानबाजी तो होती है और चुनावों के मद्देनज़र ये दोनों तरफ से होती है, पक्ष और विपक्ष से। तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ से कम होती है तो एक तरफ से ज़्यादा होती है, लेकिन ये होती रहती है। तो कहीं न कहीं इन बयानबाजी को दोनों पक्षों को बचना भी चाहिए, लेकिन ये देखने वालों पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरफ की राजनीति को जो है वो स्वीकार करते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई दिख रही है। और जातीय जनगणना जो है वो, जहाँ तक एक जिसको अंदाज़ा लगाया जाता है कि जहाँ कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि इससे हम जो है वो फ्रंट फुट पे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब जातीय जनगणना का जिसने, चाहे वो आप वीपी सिंह की बात कर ले, चाहे नरसिम्हा राव की, जिसने ये मुद्दा उठाया, वो हमेशा उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। और अभी भी जो जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें भी यही लग रहा है कि ये जो है, ये इनके लिए जो है वो गलत साबित होगा। और दूसरा, ईवीएम, ईवीएम के ऊपर हम एक नया एक एपिसोड और बनाएंगे, लेकिन ईवीएम पे दोष देना भी अभी कांग्रेस ने जो है वो शुरू कर चुके हैं। तो इलेक्शन से पहले ईवीएम को दोष देने का मतलब होता है कि कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं पता है कि अब की बार भी वो जो है वो सरकार में नहीं आएंगे, उनकी सीटें ज्यादा नहीं आएंगी। और इंडिया गठबंधन की तो अभी आपने देखा होगा कि कोई न्यूज ही नहीं आ रही, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो जेल में जा रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। तो उसके बाद में अभी जो साझा रैली होने वाली थी वो कैंसिल हो गई थी भोपाल की। फिर उसके बाद में ये था कि अब जो है वो बहुत जल्दी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है एक नई मीटिंग होगी, उसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम किया जाएगा, लेकिन वो भी अभी नहीं हुआ। और विधानसभा चुनाव को अगर हम मद्देनजर देखें, तो विधानसभा चुनाव भी जो है वो ज़्यादा समय नहीं है, लगभग जो है वो 20 से 25 दिन का समय है। और 20 से 25 दिन में अगर ये मीटिंगें होती है, तो अब इनको डर भी है टूटने का। और उसके बाद में जो है वो लोकसभा चुनाव के, तो अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन का भी कुछ नहीं हो रहा है, ईवीएम को भी दोष देना शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को मैसेज आता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी कंफर्म नहीं है कि वो जीतने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में अभी एक वीडियो और आया था, जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, राहुल गांधी तो वहां थे, जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो कॉमेडी कर गए थे थोड़ा सा। लेकिन ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा होता है कि वहां पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो उस मीटिंग में जो है वो मोबाइल के ऊपर कैंडी क्रश खेलते हुए जो है वो उनका एक वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुआ। ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है अपनी पार्टी को लेके, अपनी जो वर्किंग कमेटी है सीडब्ल्यूसी, और चुनावों को लेके कितने गंभीर है। क्योंकि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, सीडब्ल्यूसी की उनकी मीटिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि मीटिंग का मतलब ये होता है कि आने वाले चुनावों को लेके उनकी क्या प्लानिंग है, कैसे वर्क करना है। और उस वक्त अगर कोई लीडर और नेता जो है अगर कैंडी क्रश खेल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका ध्यान जो है वो मीटिंग में नहीं है, क्योंकि मीटिंग एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और एक उलट जो है वो भारतीय जनता पार्टी, आप देखोगे कि सीटों के बंटवारे से लेके जो भी मंथन होता है, तो यहाँ पे इनके बड़े बड़े लीडर जो है वो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, वहाँ पहुँच जाते हैं, 2-2 दिन रहते हैं। उसके बाद में लोगों की सुनते हैं, फिर उसके बाद में इनको जो है वो कुछ लोगों का समर्थन मिलता है, कुछ लोगों का जिनका टिकट कट जाता है, उनका जो है वो खिलाफ, इनके खिलाफ नारेबाजी भी होती है, रोष भी दिखाया जाता है। तो वो उन चीज़ों को देखते हुए, उन चीज़ों को जो है वो डेंट जो होता है उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेहनत भी करते हैं। तो ये वैसे देखें तो ये राजनीति में एक बड़ा फ़र्क है, दोनों दोनों पार्टियों के जो बड़े लीडर्स हैं उनके बीच में, कि एक जो है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है। क्योंकि अगर वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं, एक पार्टी ऐसी होती है जहाँ पे मीटिंग चल रही है, बड़े दौर की मीटिंग के बाद में जो है वो टिकट दिया जाता है, किसी का टिकट काट रहे हैं, किसी का उनको दे रहे हैं कि कौन सा जो है सर्वे करा रहे हैं, बूथ बूथ पे जाके जो है वो कार्यकर्ताओं के तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब फिर इलेक्शन होते हैं, तो जब अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ईवीएम ठीक होता है, और अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है, उनके सहयोगी दल हार जाते हैं,
तो वो ईवीएम का रोना रोने लग जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी पे भी अगर हम नजर डालें तो उनके भी ऐसे स्टेटमेंट आने वाले हैं। आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो उत्तर प्रदेश में उनकी क्या हालत है। क्योंकि पिछले चुनावों से हमने देखा है कि वहां पे योगी का जो वोट बैंक है, चाहे वो हिंदू आबादी हो चाहे वो मुस्लिम आबादी हो, दोनों में उनका वोट बैंक बढ़ा है। तो उस सिचुएशन में उनको पता है, तो फिर ये अपना बचाव का रास्ता पहले ही देख लेते हैं कि हम बच कैसे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको हार की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इनको जो है और ज्यादा वर्कआउट करने को और चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करे तो 2024 तो बहुत दूर की बात है, 2029 भी इनके हाथ से निकल जाएगा, और इनको 2034 के हिसाब से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक राजनीति नई तरीके से कैसे सेट, क्या इसमें बदलाव आएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो है 2024 के मद्देनजर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि ये बहुत कुछ करने वाले हैं। हाँ, एक बार लगा था कि जब ये विपक्षी दल एक साथ आएंगे तो लग रहा था कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इनके बीच में जो है वो खुटपुट सामने आना शुरू हो गई। उसके बाद में इनकी जो है मीटिंग्स में भी हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें हुई, और अब सीट शेयरिंग वाले पे ना इनकी साझा रैली हुई। तो अब कयास यही है कि लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन जो है वो भी कुछ आगे बढ़ने वाला है। तो अब बाकी विधानसभा चुनाव में नतीजे जो है वो दिसंबर में, 3 दिसंबर को जो है वो जारी होंगे। तो उसके बाद में हम कह सकते हैं कि इनको कितना नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान तो इनको तय है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।